नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के हिंदी प्रश्न पत्र के बारे में। हिंदी प्रश्न पत्र मॉडल पेपर त्रैमासिक प्रश्न पत्र से संबंधित आज का वीडियो है। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायः बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि प्रश्न हम किस तरह से करें, उत्तर किस तरह से दें। इन समस्याओं का समाधान लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपके पढ़े हुए पाठों से गद्यांश लिया जाता है, कोई गद्य का छोटा सा भाग लिया जाता है पाठ का, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस गद्य पाठ से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 अंक आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए गद्यांश लिया गया है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यह गद्यांश आप सभी ने पाठ पढ़ते समय बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। अब समझ गए होंगे यह बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, संबंधित प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इस जूते, अब इसमें पहली पंक्ति में देखिए मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, यहाँ पर है। तो यहाँ लिया गया इस जूते शब्द किसके जूते के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इस जूते शब्द जो आया है प्रश्न में, किसके जूते के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेखक के जूते के लिए, प्रेमचंद के जूते के लिए, साहित्यिक पुरखे के लिए जूते के लिए, दूसरा और तीसरा दोनों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रेमचंद के और दूसरा और तीसरा, यह जो विकल्प है सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों विकल्प प्रेमचंद के नाम से हैं। प्रेमचंद के नाम से होने के कारण साहित्यिक पुरखे भी पाठ में प्रेमचंद को ही कहा गया है और दूसरा विकल्प प्रेमचंद है। तो यहाँ सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा दोनों, अर्थात प्रेमचंद के जूते के लिए उत्तर आपका सही हो जाएगा चौथा विकल्प, प्रेमचंद के जूते के लिए, जिसमें साहित्यिक पुरखा भी कहा जाता है और प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, मेरी दृष्टि शब्द किसकी दृष्टि के लिए प्रयोग हुआ है। गद्यांश में जो शब्द आया है मेरी दृष्टि शब्द किसकी दृष्टि के लिए प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दें, यहाँ लेखक जो है हरिशंकर परसाई की दृष्टि के लिए यह प्रयोग हुआ है, क्योंकि मेरी दृष्टि में लेखक स्वयं को कह रहा है मेरी दृष्टि में, तो यहाँ हरिशंकर परसाई जी के लिए मेरी दृष्टि शब्द प्रयोग किया गया है। इस तरह से यहाँ तीसरा प्रश्न जो आपसे से पूछा जा रहा है गद्यांश से, पोशाकें बदलने का गुण का लाक्षणिक अर्थ क्या है। अब पोशाकें बदलने से लक्षण क्या लिया जा रहा है। समय के अनुसार अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना, गिरगिट की भांति रंग बदलना, विकल्प 1 और 2 दोनों, विकल्प 1 और 2 दोनों नहीं। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा गिरगिट की भांति रंग बदलना, गिरगिट की भांति रंग बदलना। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा गिरगिट की तरह रंग बदलना। प्रेमचंद रंग बदलने वाले इंसान नहीं थे, सहज जीवन जीने वाले आदर्शवादी व्यक्ति थे। तो यहाँ गिरगिट की तरह रंग वह नहीं बदल रहे हैं। इस तरह से अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वह आपके पढ़े हुए पाठ से क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से पूछा जाएगा। काव्य खंड में जिन पाठों को आपने पढ़ा है उससे पूछा जाएगा। तो यहाँ एक काव्यांश लिया गया है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। यह काव्यांश लिया गया है।
अब इस काव्यांश से 3 प्रश्न किए जाएंगे। हिमकर का आशय है बर्फ का घर, ठंडी दावत, बादल, चांद। तो यहाँ पर हिमकर शब्द जो प्रयोग किया गया है चंद्रमा के लिए प्रयोग किया गया है, चांद के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है, उपरोक्त कविता में आली का अर्थ है आली आने वाला, आली आने वाली, माखनलाल चतुर्वेदी सखी। तो यहाँ आली शब्द का प्रयोग जो किया गया है, लेखक सखी के रूप में आली शब्द का प्रयोग करता है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें तो कवि प्रश्न कर रहा है कोकिल से, स्वयं से, कोयल से, पहला और तीसरा दोनों। तो कवि यहाँ प्रश्न किससे कर रहा है? तो आप उत्तर बताएंगे कोकिल से भी कर रहा है और कोयल से भी कर रहा है। कविता में कोकिल और कोयल दोनों को बताया गया है, दोनों एक ही का नाम है। तो यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको दोनों सही करना होगा, पहला और तीसरा दोनों। तो इस तरह से आपके 6 अंक के प्रश्न पत्र अभी तक हो चुके हैं। फिर अगला प्रश्न जो होगा, तीसरा प्रश्न, यह भी आपसे 6 अंक का पूछा जाएगा। तो इसमें दिया गया निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए, और शब्द सीमा प्रश्नों की उत्तर की होगी 25 से 30 शब्दों में। तो यहाँ गद्यांश है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। प्रस्तुत पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो आशय पूछा जाता है, इस कथन से संबंधित जो भाव हैं उसे प्रकट करना होता है। तो उत्तर इस तरह से आप लिख पाएंगे कि अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे, तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। यहाँ पक्षी शालिम अली जी के लिए बताया गया है। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो सालिम अली यहाँ जो शब्द बताया गया है वो पक्षी के प्रतीक के रूप में माने गए हैं। तो जाबिर हुसैन जी जो लिख रहे हैं सालिम अली के लिए, तो कहना चाहते हैं कि इस तरह से ऐसा व्यक्तित्व तो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी अपने शब्दों में लिखिए। अब सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता जो है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे, यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया है। जो संपूर्ण रचना है, पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछड़कर दुखी हो जाता है, अतः वे उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना लेते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा गया है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। स्वाधीनता के समय में जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के शासन में, तो अंग्रेज़ों द्वारा पहनाई गई हथकड़ियाँ जो भारतीयों को पहनाई गई हैं, उनको गहना मान लिया गया है। तो लेखक कहना चाहता है हथकड़ियों को लेखक ने गहना क्यों कहा है, कवि ने गहना क्यों कहा है। तो कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान हैं। क्यों? कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, कैद नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए बेड़ियां नहीं पहनी हैं। अतः उनके लिए गौरव की बात है। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसी उद्देश्य से कहा है, क्योंकि वह न तो चोर है, न तो बटमार है, न तो अपराधी है। उसने
अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, और जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए लेखक अपने आप को गुनहगार नहीं मानता है और उन हथकड़ियों को गहने के रूप में मानता है। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दें। उपमान कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, तुलना जिससे की जाए, जो दोनों में समान गुण हो, तुलना करने में सहायक शब्द। तो इस तरह से यहाँ अगर देखें तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और यहाँ प्रश्न आपका है उपमान कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, तुलना जिससे की जाए उपमान कहते हैं। तो यहाँ उपमान किसे कहते हैं, तुलना जिससे की जाए। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ विकल्प दोनों तीसरे लिखे गए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे जो विकल्प है वही विकल्प सही हो जाएगा कि तुलना जिससे की जाए। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्थालंकार है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा और तीसरा दोनों। तो इस तरह से यहाँ जो विकल्प बनाए जा रहे हैं उसे ध्यान से देखना है। तो श्लेष अलंकार यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, उपमा अलंकार अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार है। तो यहाँ आपका विकल्प जो सही होगा चौथा, दूसरा और तीसरा दोनों। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरुपद चरण सरोज रज पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गुरुपद चरण सरोज रज मालोपमा, व्यतिरेक, विभावना, रूपक। तो यहाँ पर सरोज रज, गुरुपद चरण सरोज रज। तो यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखें तो रूपक अलंकार है। सरोज अर्थात कमल, गुरुपद दोनों एक रूप हो रहे हैं, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। सिंधुत्साह विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह में कौन सा अलंकार है। रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उपमा। अब यहाँ सिंधुत्साह, तो ऐसा आपको जानना है जैसे सा, सी, समान, से आदि शब्द जिस शब्द के साथ लगे होते हैं उसे हम उपमान कहते हैं, और ये शब्द जब प्रयोग हो जाए किसी पंक्ति में तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4 उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ उत्साह की तुलना सिंधु से की गई है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें, रचना के आधार पर वाक्यों के नाम लिखिए। अब पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, तो इसमें आप देखें रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसी तरह से दूसरा प्रश्न यहाँ जो है, लगता है आज पानी बरसेगा, इस वाक्य को विधानार्थक वाक्य में बदलकर पुनः लिखिए। विधानार्थक वाक्य में आपको बदलना है, विधानात्मक वाक्य में बदलना है। तो यहाँ देखें आज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आज पानी बरसेगा। ये लगता है शब्द हटा देंगे क्योंकि यह संदेहार्थक है, तो इसे हम विधानार्थक में जब बनाएंगे तो आज पानी बरसेगा। इसी तरह से शायद कल सुबह बारिश होगी, शायद कल सुबह बारिश होगी किस प्रकार का वाक्य है, तो अभी आप ऊपर देख लिए हैं, इसी आधार पर बता सकते हैं यह संदेहार्थक वाक्य है। इसी तरह से तुम पढ़ रहे हो, इस वाक्य को निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब तुम पढ़ रहे हो तो निषेधार्थक तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। इस तरह से यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा। अगर यह मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।